नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रयत्न। इसके पिछली क्लास में हम पढ़े थे वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न। तो इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हम टेट और सुपर टेट के सिलेबस को एक सीरीज बना रहे हैं। कोई भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। मान लीजिए आपसे मिस हो गया तो हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पहले के वीडियो, पहले का भाग आपको दिया गया रहेगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में सही है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रयत्न। दोस्तों, प्रयत्न किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रयत्न कहते किसे हैं? प्रयत्न उसे कहते हैं जब हम कोई चीज़ यत्न करते हैं, किसी चीज़ का प्रयास करते हैं। जैसे हम पढ़ाई के लिए प्रयत्न करते हैं, हमारे पास पुस्तक खरीदना है, उसके लिए यत्न की तो जाते हैं इलाहाबाद पुस्तक खरीदने के लिए, पेन खरीदते हैं, मतलब प्रयत्न, एक प्रयास करते हैं। तो वैसे ही वर्णों के उच्चारण के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है। कहाँ से प्रयत्न करना पड़ता है? हमारे मुख के अवयव, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, ओष्ठ, इन सब चीज़ों से हम अपने वर्णों को बोल पाते हैं। उच्चारण स्थान में इन सब चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, देखे हैं। तो यहाँ पे प्रयत्न हम पढ़ेंगे। प्रयत्न को क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, इसकी एक लाइन की डिफिनीशन है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। संस्कृत में इसे बोलते हैं यत्नो द्विविधा अभ्यांतरो बाहश्च। यत्न की दो विधा होती है, प्रयत्न की दो विधा होती है, अभ्यांतर और बाह। अभ्यांतर के 5 भाग होते हैं दोस्तों, अभ्यांतर के 5 भाग होते हैं और बाह प्रयत्न के 11 भाग होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भाग होते हैं, बाह प्रयत्न के 11 भाग होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। बाह प्रयत्न के अंतर्गत कितने भाग होते हैं? तो 11 भाग होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट होता है, ईषत स्पृष्ट होता है, ईषद विवृत होता है, विवृत होता है और संवृत होता है। तो देखते हैं सबसे पहले स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। तो सबसे पहले हम विवृत के बारे में चर्चा करेंगे। विवृत किसे कहते हैं? विवृत अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर्ण वर्ण आते हैं। विवृत का मतलब होता है मुख का खुला हुआ होना, जैसे आ, ई, उ, ए आदि। जब हम इस वर्णों को बोलते हैं, ऐसे वर्णों को बोलते हैं, तो हमारे मुख पूरी तरीके से खुले हुए होते हैं। तो ऐसे वर्ण क्या होते हैं? विवृत अभ्यांतर प्रयत्न। ऐसे ही अब दूसरा हम स्पृष्ट के बारे में देखेंगे। स्पृष्ट उसे कहते हैं जब का से माँ तक कोई वर्ण बोला जाता है, का से माँ तक कोई वर्ण बोला जाता है, मुख खुला हुआ होता है, लेकिन मुख का अवयव कहीं ना कहीं उसे टच करता है। जैसे का अगर आप बोल रहे हैं तो कंठ टच कर रहा है, खा कंठ टच कर रहा है, ठीक है। तो कंठ टच कर रहा है, इसका मतलब खुला हुआ है, बट मुख का एक अवयव टच कर रहा है। जैसे का अगर आप बोल भी रहे हैं, मुख खुला क्यों है? उसका रीजन है का प्लस आ बराबर का। तो मतलब यहाँ पर विवृत की आपको सहायता लेना पड़ रहा है, तभी आप स्पष्ट वर्णों को बोल पाएंगे। तो स्पष्ट वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है, इसलिए मुख का खुला तो हुआ होता है, लेकिन मुख का कोई भी अवयव टच करता है। का से माँ तक आप बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर वर्णों को उच्चारण स्थान पिछली क्लास में आप पढ़े हैं तो। आगे चलते हैं ईषत स्पृष्ट। ईषत स्पृष्ट में थोड़ा सा छुआ हुआ होता है, थोड़ा सा छुआ हुआ होता है। ऐसे वर्ण कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला, जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन पढ़ाएंगे तो आगे आप पढ़ेंगे। जैसे बोलिए या, वा, रा, ला, तो थोड़ा सा या बोलिए या थोड़ा सा छुआ हुआ होता है। या बोलने में, वा बोलने में, रा बोलने में, ला बोलने में। ये अंतःस्थ, एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि अंतःस्थ वर्ण किस अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो अंतःस्थ वर्ण आपके ईषत स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं।
आगे चलते हैं। ईसद ब्रिविष्ट। ईसद ब्रिविष्ट का मतलब, विवृत का मतलब होता है थोड़ा सा खुला हुआ होना, जैसे स, ख, स, स, ह, ये सारे वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि ऊष्म वर्ण या सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो कौन से प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? वो भी आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट समवृत। समवृत में केवल आ आता है, छोटा आ आता है, छोटा आ केवल समवृत में आता है। ये यहाँ से प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विवृत। और प्रश्न आते दोस्तों कैसे हैं? जैसे आपको दे दिया गया खा, जैसे आपको दे दिया गया खा किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दोस्तों आपको सारे प्रश्न दिए जाएंगे और उसके नीचे ए दिया रहेगा स्पृष्ट, बी दिया रहेगा विवृत, सी दिया रहेगा इनमें से दोनों, डी दिया रहेगा समवृत। तो आपको पता है खा किसके अंतर्गत आता है? इस पृष्ठ के अंतर्गत आता है। तो पहला आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका पहला ऑप्शन सही होगा। पूछा जाएगा आपसे फिर से ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आते हैं, इसको सीरियसली लीजिएगा, बहुत आसान आता है और अगर आप पढ़े नहीं हैं तो फंस जाएंगे। तो वा वर्ण किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है? तो वह वर्ण अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है और ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो वा, रा, ला ये सारे कैसे आते हैं? ईसत स्पृष्ट। ऐसे ही दिया जाएगा, एक वर्ण आपको दिया जाएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा ये दंती सा किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है सारे ऊष्म वर्ण ईसद विवृत के अंतर्गत आते हैं। तो आप ईसद विवृत को सही कर दीजिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको एक अच्छे बेहतरीन तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा पढ़ना है। स्पृष्ट सारे का से मातक वर्ण आते हैं, ईसत स्पृष्ट अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, यावर अला आता है, ईसत विवृत आता है ऊष्म व्यंजन, शाखा शाहा आता है, विवृत आता है सारे स्वर वर्ण और समवृत के अंतर्गत सिर्फ आ आता है। तो दोस्तों कैसी क्लास रही? दूसरी क्लास में आप पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।